हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड प्री बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र क्वेश्चन पेपर का सही सही आंसर शीट को देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर का सही सही उत्तर को जानते हैं। देखिए, पहले ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का आंसर को देखेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर शीट को। एक, उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? मार्शल के द्वारा। याद रखिएगा, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत को मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यदि आपको क्वेश्चन में देगा क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया, तो क्रमवाचक सिद्धांत उपयोगिता का दिया है हिग्स एवं एलन ने। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत मार्शल ने दिया है और उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत हिग्स एवं एलन ने दिया है। आगे देखिए सवाल नंबर 2, किस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं? दीर्घकाल में। याद रखिएगा, लॉन्ग पीरियड यानी दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन देगा अल्पकाल में क्या होता है, तो अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर एवं कुछ साधन परिवर्तनशील दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, अल्पकाल में स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों साधन होते हैं, लेकिन दीर्घकाल में केवल सभी परिवर्तनशील साधन होते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 3, उदासीनता वक्र होता है इंडिफरेंस कर्व यानी अधिमान वक्र। उदासीनता वक्र कैसा होता है? मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी उत्तल। लेकिन क्वेश्चन देगा उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है, तो नतोदर अवतल होता है। ठीक है, 3 का सही उत्तर ए हो जाएगा। उदासीनता वक्र बोलेगा तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर उत्तल, लेकिन उत्पादन संभावना वक्र बोलेगा नतोदर अवतल हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 4, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। जिसका एक दूसरे के बदले में एक दूसरे के स्थान में प्रयोग करते हैं उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? चाय, कॉफ़ी, गुड़, चीनी, ये सब स्थानापन्न वस्तु है। चाय के बदले कॉफ़ी, गुड़ के बदले चीनी का प्रयोग करते हैं, स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। आगे देखिए सवाल नंबर 5, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन है? उत्पादन के साधन कौन है? भूमि है, श्रम है, पूंजी है। उपयुक्त सभी होगा, 5 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 6, एम आर को प्रदर्शित किया जाता है। एम आर का सूत्र होता है डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू। याद रखिएगा, कुल आगम टी आर में परिवर्तन की दर को सीमांत आगम एम आर कहते हैं। एम आर बराबर डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू होता है। लेकिन बोलेगा ए आर, औसत आगम ए आर बोलेगा, तो एवरेज रिवेन्यू ए आर इक्वल टू होता है टोटल रिवेन्यू बटा क्वांटिटी। ए आर बराबर टी आर बटा क्यू। आगे देखिए सवाल नंबर 7, निम्न में कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन एकाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है? एकाधिकार बाजार में होता है एक विक्रेता और अनेक क्रेता, लेकिन ऑप्शन ए दिया है एक क्रेता और अनेक विक्रेता, जो गलत दिया है। यानी 7 नंबर सवाल का सही उत्तर ए हो जाएगा। बाकी बी नंबर निकट स्थानापन्न का अभाव एकाधिकार में होता है। नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, ये सही है। ए नंबर गलत है। एक क्रेता और अनेक विक्रेता, ये गलत है। एकाधिकार बाजार में एक विक्रेता और अनेक क्रेता होते हैं। ठीक है, 7 का ए नंबर गलत है। आगे देखिए 8 नंबर 8, मांग वक्र की ढाल होती है नेगेटिव, बाएं से दाएं नीचे की ओर। याद रखिएगा, डिमांड कर्व मांग वक्र की ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव। आगे देखिए 9 नंबर, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, साधनों का आवंटन है, आर्थिक विकास करना है, साधनों का कुशलतम उपयोग करना है। उपयुक्त सभी होगा, 9 का डी। आगे देखिए 10 नंबर, निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र का शाखा कौन है? इनमें से वस्तु कीमत निर्धारण है,
साधन कीमत निर्धारण है, आर्थिक कल्याण है, उपयुक्त सभी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 11, पूर्ति बेरोजगार होती है अल्पकाल में, ठीक है, याद रखिएगा। अल्पकाल में, अति अल्पकाल में पूर्ति बेरोजगार होती है, ठीक है, लेकिन बोलेगा दीर्घकाल में तो अधिक रोजगार होती है। दीर्घकाल में अधिक रोजगार और अल्पकाल में बेरोजगार, पूर्णतः बेरोजगार। आगे देखिए सवाल नंबर 12, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो भूमि है, श्रम है, पूंजी है, मुद्रा नहीं है, ठीक है। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, ये सब उत्पादन का, उत्पत्ति का साधन होता है, मुद्रा नहीं है, मुद्रा 12 का सी। आगे देखिए 13, माइक्रोज किस भाषा का शब्द है? ग्रीक। माइक्रोज ग्रीक भाषा का शब्द है, बी होगा। आगे देखिए 14, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, ठीक है। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक मनुष्य के पास साधन सीमित होते हैं, दुर्लभ होते हैं, लेकिन आवश्यकताएं अनंत होती है, जिसके चलते उन्हें चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और किन आवश्यकताओं को छोड़ दिया जाए। चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। यानी आर्थिक समस्या मतलब चयन की समस्या, चुनाव की समस्या। 14 का ए होगा। आगे देखिए 15 उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? उपयोगिता का निम्न में कौन विशेषता है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, सही है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, सही है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, सही है। उपयुक्त सभी होगा। 15 का डी। आगे देखिए 16, उपयोगिता को मापा जा सकता है मुद्रा के द्वारा। किसी वस्तु का उपयोगिता को, उसका मूल्य को मुद्रा के द्वारा मापते हैं। 16 का ए होगा, ए। आगे देखिए 17, निम्न में कौन गॉसन का दूसरा नियम कहलाता है? गॉसन का दूसरा नियम है समसीमांत उपयोगिता नियम, लेकिन गॉसन का प्रथम नियम बोलेगा तो हो जाएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है। गॉसन का दूसरा नियम सी होगा, समसीमांत उपयोगिता नियम, लेकिन प्रथम नियम बोलेगा तो हो जाएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। आगे देखिए 18, जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है तिरछी मांग। याद रखिएगा, एक वस्तु एक्स की कीमत में परिवर्तन होने से उसका प्रभाव दूसरी वस्तु वाई की मांग पर जब पड़ता है तो उस मांग को बोलते हैं तिरछी मांग, तिरछी डिमांड। आगे देखिए 19 नंबर 19, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पादन फलन किसका है? उत्पादन निर्भर करता है उत्पत्ति के साधनों पर, ठीक है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होगा? उत्पादन निर्भर करता है उत्पत्ति के साधनों पर, यानी उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन होगा। 19 का बी। आगे देखिए 20, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल कौन होगा? सभी कृषि होगा, खेती बाड़ी। लेकिन बोलेगा संचार बैंकिंग किस में है? तो तृतीय क्षेत्र में। बोलेगा विनिर्माण उद्योग किस में है? तो होगा द्वितीय क्षेत्र में। आगे देखिए 21 एनएनपी एट एमपी निम्न में से किसके बराबर होगा? एनएनपी एट एमपी यानी बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालते हैं? तो जीएनपी एट एमपी में घिसावट व्यय को माइनस करते हैं, ठीक है। जीएनपी एट एमपी में घिसावट व्यय को माइनस करने से एनएनपी एट एमपी निकल जाएगा। 21 का ए होगा, ए। आगे देखिए 22, राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय में शामिल किसको करते हैं? सभी साधनों का मूल्य को। तो साधनों का मूल्य क्या होता है? लगान होता है, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ। 22 का डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में सभी उत्पत्ति के साधनों का मूल्य को शामिल करते हैं, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ। 22 का डी। 23, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल होता है? एक अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। उपयुक्त सभी हो जाएगा। 23 का डी। 24 नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन में, गणना में इनमें से किसको शामिल नहीं करते हैं? पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, ये शामिल नहीं होगा। मध्यवर्ती वस्तु, यह भी शामिल नहीं होगा, ठीक है। ए और बी दोनों, ठीक है। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। किसे शामिल नहीं करते बोला है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। 24 का हो जाएगा सी, पुरानी वस्तु क्रय विक्रय, मध्यवर्ती वस्तु दोनों को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है।
अंतिम वस्तु को शामिल करते हैं। 24 का हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। आगे देखिए 25, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1949 में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, याद रखिएगा 1949 में। लेकिन बोलेगा आरबीआई का स्थापना तो हो जाएगा 1935 में। ठीक है, आरबीआई का स्थापना बोलेगा 1935, 1 अप्रैल 1935। लेकिन बोलेगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्र घोषित कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949। आगे देखिए 26, कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ स्थापित होगा? जहाँ पर सामूहिक मांग बराबर सामूहिक पूर्ति होगा। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। एडी बराबर एएस, 26 का सी होगा। आगे देखिए 27, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात यानी सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है? घटता है। साख मुद्रा का विस्तार तब होगा जब नगद कोष अनुपात यानी सीआरआर घटेगा। 27 का ए। आगे देखिए 28, निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 1969 को। ठीक है, 1969 को भारत में 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 28 का सी होगा। 29, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मुद्रा पूर्ति कौन करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नोट जारी आरबीआई करता है। भारत का केंद्र बैंक आरबीआई है। भारत का सरकार का बैंक आरबीआई है। ठीक है, 29 का सी होगा। नोट जारी करने वाला आरबीआई, बैंकों का बैंक आरबीआई, अंतिम ऋण देने वाला आरबीआई। आगे देखिए 30 नंबर देखिए, प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है। प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। ठीक है, राजकोषीय घाटा में ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। राजकोषीय घाटा माइनस घटाओ ब्याज का भुगतान करेंगे, प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा, यानी 30 का सी होगा। आगे देखिए 2 नंबरिया क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को देखिए, यानी टोटल आपको 30 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। टोटल 30 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे देखिए 2 नंबरिया क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखिए। पहला 31 व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, व्यक्तिगत इकाई छोटे छोटे स्तर पर अध्ययन करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में, याद रखिएगा। सामूहिक इकाई बोलेगा समष्टि अर्थशास्त्र में, व्यक्तिगत बोलेगा तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, इस तरह बोलेगा तो समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। एक फर्म, एक उपभोक्ता, एक बाजार, ठीक है, एक उद्योग, एक बाजार बोलेगा तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। आगे चलिए, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है? देखिए, सीमांत प्रतिस्थापन की दर किसे कहते हैं? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों को छोड़ना पड़ता है उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। क्या बोला? 2 वस्तु एक्स वाई है, एक वस्तु एक्स की एक अतिरिक्त थोड़ा सा ज़्यादा इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को दूसरी वस्तु वाई की जितनी इकाइयों को छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। आगे देखिए 33, केंद्र बैंक एवं व्यापारिक बैंक में कोई एक अंतर लिखिए। केंद्र बैंक यानी सेंट्रल बैंक, व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक में क्या अंतर है? देखिए, केंद्र बैंक बैंकों का बैंक है, केंद्र बैंक सरकार का बैंक है, व्यापारिक बैंक जनता का बैंक है। यानी केंद्र बैंक नोट जारी करता है, नोट जारी कर सकता है, लेकिन व्यापारिक बैंक नोट जारी कर नहीं सकता है। अंतर हो गया। आगे देखिए 34 साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है? साख सृजन यानी साख मुद्रा का निर्माण व्यापारिक बैंकों द्वारा होता है। साख सृजन यानी साख निर्माण व्यापारिक बैंकों द्वारा होता है। आगे देखिए 35 अवसर लागत की परिभाषा दीजिए। अवसर लागत क्या है? वर्तमान में किसी कार्य को करने के लिए उसके सर्वश्रेष्ठ विकल्प को त्याग देने का मूल्य ही अवसर लागत कहलाता है। वर्तमान में, प्रेजेंट में किसी कार्य को करने के लिए उसके पीछे सर्वश्रेष्ठ विकल्प को त्याग देने का मूल्य ही अवसर लागत कहलाता है। आगे देखिए 36 FAD, ठीक है, FAD खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अमर्त्य सेन ने। ठीक है, अमर्त्य सेन ने। 37 देखिए आगे 37
उपभोग वस्तु को परिभाषित करें। उपभोग वस्तु क्या है? वह वस्तु जिसका प्रयोग उपभोक्ता अंतिम उपभोग के लिए घरेलू क्षेत्र में करता है उसे उपभोग वस्तु कहते हैं। क्या बोला? वह वस्तु जिसका प्रयोग उपभोक्ता अंतिम उपभोग के लिए घरेलू क्षेत्र में करता है उसे उपभोग वस्तु कहते हैं। ठीक है, 2 नंबरिया क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए 3 नंबरिया क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। आप लोग सभी अपना नोट्स में देख लीजिएगा, अपना आंसर ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, इतना सभी सवाल का आंसर देना अभी मुश्किल है, जितना हमसे हुआ हम दे दिए। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा अभी सबका आंसर देंगे तो। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन मिल गया, आप लोग तैयारी कर लीजिए और कल एग्जाम देने जाइए। ठीक है, ये सभी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला, ये सभी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिए, ये सभी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये सभी 3 मार्क्स वाला है, 3 मार्क्स वाला। देखिए ये सभी 2 मार्क्स वाला है, 2 मार्क्स वाला। ठीक, चलिए तब सब हो गया। ऑब्जेक्टिव टोटल आपको 30 तो पूछेगा, 30। ठीक है, टोटल 30 ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर है, आप लोग सभी सॉल्व कर लीजिए, वीडियो को शुरू से देख लीजिए। ठीक है, और कल एग्जाम में बैठिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।